हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एंड मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। मैंने कहा था कि आज शाम 6 बजे हम लोग जो कार्ड्स की बात है, जो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो कार्ड्स हैं, यानी गैम्बलिंग कार्ड्स, मतलब जुआरी वाला, समझ रहे हो क्या। गंदा खेल है, आप नहीं खेला, ठीक है। तो मैं कार्ड्स की बात कर रहा हूँ। हमने कहा था कि हम लोग कार्ड्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, कार्ड्स की धज्जियाँ उधेड़ेंगे, कार्ड्स के धागे खोल देंगे। और आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं। कार्ड्स का टॉपिक एकदम से एकदम दिमाग में एकदम छप जाएगा, आपके छप ही जाना चाहिए। आइए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास। एक ताश की गड्डी लेके आए भाई, आज खेल ही लेते हैं। एक ताश की हम गड्डी लेके आए और ताश की गड्डी में जब हमने कार्ड्स को गिना तो हमें पता चला 52 नहीं, 52 से कुछ ज़्यादा कार्ड है। जबकि हमें तो किसी ने बताया था 52 कार्ड्स हैं, लेकिन यहाँ तो भाई 52 नहीं, 52 से ज़्यादा कार्ड्स निकल आए। अच्छा, फिर हम 52 क्यों लिख रहे हैं, फिर 52 से ज़्यादा होते हैं तो भाई जोकर भी होते हैं, जोकर। और यहाँ पर जोकर आप हमें मान लीजिए, यहाँ पर जोकर आप खुद को मान लीजिए, तो 2 कार्ड निकाल दीजिए। जोकर्स को अपन कार्ड्स में काउंट नहीं करते, ये कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो कार्ड्स हमारे होते हैं 52, राइट है भाई। 52 कार्ड्स को सिमेट्रिकली बांटा जाता है। ये पूरा क्लासिफिकेशन एकदम सिमेट्रिकली चलेगा। सिमेट्रिकली समझते हैं आप, जैसा इधर वाला हिस्सा है वैसा ही इधर वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले तो अपन जो टोटल कार्ड हैं वो समझें 52 हैं। उन 52 कार्ड्स को 2 जगह हमने सिमेट्रिकली बांट दिया और इनको हमने बोला कलर्स। एक ब्लैक कलर के, जिन पे ब्लैक कलर का डिज़ाइन बना हुआ है वो वाले कार्ड्स, और एक तरफ रेड कलर का डिज़ाइन जिन पे बना हुआ है वो वाले कार्ड्स। तो बताओ 2 जगह मैंने 52 को बांट दिया तो कितने कितने बट में आएंगे। आपने कहा सर 26 ब्लैक कलर के हो गए और 26 रेड कलर के हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर हमने ब्लैक कलर को भी 2 जगह क्लासीफाई कर लिया और रेड कलर के कार्ड्स को भी 2 तरह के कार्ड्स में बांट लिया। अब आप समझो, ये जो 4 कॉलम बन गए ना, 2 ब्लैक वाले 2 रेड वाले, इनको अपन शूट्स बोलते हैं। शूट्स बेबे, शूट्स बोलते हैं इसको। तो स्पेड 13, क्लब 13, हार्ट 13, डायमंड 13। तो सारे मिलाकर के कितने हो गए आप देखो, 13 13 13 13 52 हो गए कि नहीं हो गए। तो ब्लैक वाले 26 थे, उनको भी सिमेट्रिकली 2 जगह बांट दिया 13 13 में। और रेड कलर वाले जो कार्ड्स हैं उनको भी 2 जगह बांट लिया 13 13 में। एक का नाम हर्ट, एक का नाम डायमंड, एक का नाम क्लब, एक का नाम स्पेड। हिंदी में बताऊं, हिंदी में आप फैमिलियर होंगे थोड़े से। स्पेड को बोलते हैं हुक्म या हुकुम, है भाई। क्लब को बोलते हैं चिड़ी, चिड़ी चिड़ी चिड़ी, हमें देख के चिड़ी, राइट है। अब देखो हार्ट क्या होता है, हार्ट होता है दिल, लेकिन इसको अपन पान बोलते हैं हिंदी में, पान। हार्ट का मतलब है दिल नहीं होता, ठीक है भाई। ये पान होता है, पान का पत्ता ऐसे ही होता है, ये पान है भाई। और ये ईंट है, ईंट पत्थर, ईंट है भाई। तो हमने कहा कि सर 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, उनमें से 26 ब्लैक कलर, 26 रेड कलर, फिर 26 के 2 पार्ट कर दिए, 13 स्पेड, 13 क्लब, ऐसे ही रेड के 2 पार्ट कर दिए, 13 हार्ट, 13 डायमंड। और इन चारों को क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। तो 4 शूट हो गए, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। इतनी बात भेजे में बैठ गई कि नहीं बैठ गई बताओ, इतनी बात भेजे में बैठ गई, ठीक है। अब सारे शूट्स के पास 13 कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स हैं। अब ये 13 कार्ड्स में क्या क्या होते हैं कार्ड्स, अब मैं वो बताऊंगा आपको। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे कहानी। देखो 13 कार्ड हो गए किसी भी सूट के। देखो मैंने इन पे सूट नहीं बनाया, मैंने इसलिए सूट नहीं बनाया क्योंकि चारों में सेम तरह के कार्ड्स पड़े होंगे, बस इन पे फ़ोटो अलग बने होंगे। किसी पे स्पेड का बना होगा, किसी पे उसका हर्ट का बना होगा, किसी पे डायमंड का बना होगा, राइट है भाई। तो मैंने यहाँ पर कहीं भी आपके लिए कोई सिंबल नहीं डाला हुआ है, तो सिंबल नहीं डाला हुआ है, बट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप गौर करो। ये 13 कार्ड हैं, आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है भाई। आप जरा इधर से पीछे से लेके चलोगे तो आपको पता चलेगी 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 नहीं है इसमें। 1 की जगह पर इसमें होता है ए, इसको बोलते हैं एक्स, एस बोलते हैं इसको, एस, इक्का,
देखना यहाँ पे आपको इक्का बादशाह सारे मिल जाएंगे यहीं पे इसी में। इसको इक्का बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इसको इक्का बोलते हैं। तो एक नहीं होता, एक की जगह पे इक्का होता है, ए, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखिए दुक्की 2 नंबर का, इसको दुक्की बोल, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, इसको क्या बोलेंगे? छक्की, सत्ता, अट्ठा, नौला, दहला, ठीक है। हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना। अरे बचपन में हम बहुत ताश खेले हैं यार, बचपन में हमने बहुत ताश खेले हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा आइडिया है, हमें पता है कि ऐसा ऐसा होता है। अब जुआरी नहीं थे भाई, सिर्फ खेला है, गेम खेला हुआ है, ठीक है ना, कैसीनो नहीं खेला हुआ है, समझो। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के नंबर होते हैं। उसके बाद में इस पे जे लिखा होता है, J4 होता है जैक, J4 होता है सर जैक। Q4 तो आपको पता है, मेरे दिल की रानी क्वीन, ठीक है भाई। और ये कौन? मैं, किंग, दिस इज मी, किंग। बादशाह, इसको कहते हैं बेगम, बादशाह बेगम, ये मैं ये तू, बादशाह बेगम, ठीक है भाई। और ये कौन है? ये है गुलाम, हिंदी में इसको गुलाम बोलते हैं, जैक। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, पूरा खानदान है भाई, पूरा राजशाही वो चल रहा है, आप समझो। बादशाह है, एक राजा है, उसकी एक रानी है, फिर उसका एक गुलाम भी है, फिर नौकर चाकर हैं, ठीक है ना। 10 नंबर वाला नौकर, 9 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, इस तरह सब पे प्लेट लगी हुई है। लेकिन इनके ऊपर भी कोई है राष्ट्रपति की तरह, वो बैठा हुआ है, ये सबका बाप है। ये जो एस है ना, इसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, बादशाह को भी पीट लेता है भाई, ये ध्यान रखना। ये बाप है, इसको बाप कहते हैं। फैमिली में होते हैं ना, आई एम द किंग, अच्छा बाप आया साले, आई एम द बाप ठीक है भाई। तो आई एम द किंग, आई एम द बाप वाला, तो एस इज द मोस्ट पावरफुल कार्ड एक्चुअली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। किंग हो गया, फिर क्वीन होता है, फिर जैक होता है, उसके बाद में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके क्लासिफिकेशन थोड़े से करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों पे फोटो बना होता है, रानी का फोटो बना होता है, आप अपनी बुक में देख लेना। और इस पे राजा का एक बादशाह टाइप का कुछ फोटो बना होता है, इस पे एक गुलाम का बना होता है। तो आप समझो जिन पे फोटो बना होता है उनको फेस कार्ड कहते हैं। हाँ, अब काम की बात कर लेते हैं, मजाक सेट के थोड़ा सा। फेस कार्ड्स वो होते हैं जिन पे कोई फेस बना होता है, और एक सूट के अंदर जो 13 कार्ड्स हैं उनमें से 3 फेस कार्ड हैं। एक सूट में 3 फेस कार्ड है यार, तो सारे टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? ये तो फेस कार्ड इन 1 सूट, ये तो एक सूट के अंदर है भाई। तो टोटल गड्डी में कितने फेस कार्ड हो जाएंगे आप मुझे बस ये बता दो, टोटल फेस कार्ड्स। तो तुमने कही एक में 3 है और टोटल 4 सूट है हमारे पास, तो टोटल फेस कार्ड की संख्या आ गई 12। राइट है कि नहीं बताओ? टोटल फेस कार्ड की संख्या आ गई 12। हाँ सर, ये ठीक है, ये समझ में आ गया बात, मज़ा आ गया भैया। अब सुनना भाई मेरी बात, इक्का जो है ये फेस कार्ड में भी नहीं आता और नंबर कार्ड में भी नहीं आता। एक्चुअल में एक फेस कार्ड होते हैं और दूसरे वाले जो होते हैं उनको नॉन फेस कार्ड कहते हैं, नॉन फेस कार्ड्स। तो अगर 3 फेस कार्ड हैं तो बाकी बचे हुए 10 नॉन फेस कार्ड हो गए, नॉन फेस कार्ड हो गए 10। इन नॉन फेस कार्ड में भी फिर से 2 तरह के कार्ड होते हैं। एक होते हैं नंबर वाले कार्ड और एक होता है एस। एक होते हैं नंबर कार्ड्स और एक होता है एस। तो एक गड्डी में एक एस होता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? आपने कही 4 हो जाएंगे सर, पूरी गड्डी में 4 एस हो जाएंगे भाई, चारों सूट का एक एक इक्का हो गया। और नंबर कार्ड जो हैं वो इक्के को छोड़ के यानी 9 होते हैं, 9 नंबर कार्ड होते हैं, नंबर वाले 9 कार्ड हैं। तो ये कितने हो जाएंगे पूरी गड्डी में? तो आपने कहा सर ये 36 हो जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो ये कितने हो जाएंगे? तो तुमने कहा ये 40 हो जाएंगे। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई। 13 कार्ड्स को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो इसमें से एक इक्का है और एक चारों का इक्का होगा, तो 4 इक्के हो गए पूरी गड्डी के अंदर। फिर 3 फेस कार्ड होते हैं, तो चारों में 3 मिला के 12 हो गए, और बाकी के 9 नंबर कार्ड होते हैं, तो 9 नंबर कार्ड मिला करके 4 के 36 हो गए। ये क्लासिफिकेशन आपको याद कर लेना है सर, रट लेना है, रट लें।
लोग कहते हैं मैथ में रटे नहीं, मैं कह रहा हूँ रट लें, आपको रटना है इसको बेटा, ठीक है। तो हमें इसको रटना है भाई, ठीक है ना। अगर आपने ये रट लिया है, इसको देख लो एक बार, बिल्कुल प्यार कर लो इससे, आंखों में भर लो, जहन में उतार लो, और क्या क्या कह दूँ बताओ, दिल में उतार लो, किताबों के पन्नों के बीच संभाल के रख लो, ऐसे समझ लो किसी ने हमें गुलाब दिया, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने कार्ड्स की सारी कथा आपके सामने खोल दी, पूरी कथा को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने कहा पूरी कथा में सर गड्डी है मेरे पास में, गड्डी में 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड को मैंने 2 कलर में ब्रेक कर दिया, 2 कलर में ब्रेक करा, एक रेड वाले हो गए, एक ब्लैक वाले हो गए। फिर रेड और ब्लैक में से रेड वाले के 2 शूट होते हैं, ब्लैक वाले के भी 2 शूट होते हैं, ब्लैक वाले के स्पेड और क्लब होते हैं, रेड वाले के हर्ट और डायमंड होते हैं, सबके 13 कार्ड्स होते हैं, 13 में से एक 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 सबका एस होता है, एक 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 सबके पास किंग होता है, एक 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 सबके पास क्वीन होती है, एक 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 जैक होता है, और ऐसे ही सारे कार्ड एक 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 होते हैं सबके पास। 13 के अगर एक शूट की बात करें तो उसमें पहला एक 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 का होगा, उसके बाद में 3 फेस कार्ड्स होते हैं यानी किंग, क्वीन एंड जैक, और उसके बाद में बाकी के नंबर कार्ड्स होते हैं, एक नहीं होता, उसकी जगह एस होता है, 2 से लेकर 10 तक के कार्ड होते हैं। इतनी कहानी मैं समझता हूँ आपको ये पूरा दिमाग में सेट हो गया। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ठीक है। जो टॉपिक था, मेन जो चीज़ें थी वो मैं आपको पिछली वीडियो में और यहाँ तक डिस्कस कर चुका। अब हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ये कार्ड्स की कहानी ख़त्म हो, ठीक है भाई। चलिए हाँ जी भाई साहब, अब आ जाओ जी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे, राइट है भाई। अब हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स पे आ गए, अब हमें करने हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखो मैं एक तरफ से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी मेरे हाथ में, एनसीईआरटी आपके पास भी होनी चाहिए, आप एनसीईआरटी लेके बैठिए। यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ सॉल्यूशन की बात करूंगा, ठीक है। हेलो मैडम, आपको क्या करना है, कॉपी लेके बैठनी है। मैडम क्या सर भी हैं उधर, सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एक कॉपी लेके बैठनी है, और कॉपी लेकर के पेन लेके बैठना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद आगे वीडियो बढ़ाना। ये पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, तब तो तुम पढ़ रहे हो। अगर ऐसे तुम ऐसे फिल्म चल रही है, ऐसे अगर देख रहे हो यार वीडियो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मेरा पसीना बहाना बेकार है यार, ठीक है ना। तो आपको मज़े नहीं काटने हैं, पेन कॉपी उठाओ, सवाल लगाओ। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छा यहाँ पे डाल देते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 14 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसका। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो, देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। आपने एक सिक्के को एक बार उछाला, टॉस्ड वंस, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की क्या होगी, आपको ये बताना है। चलिए भाई आ जाओ। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ मुझे, आपको याद होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे, तो तुमने कहा सर एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। तो मैंने कहा एक बार उछालने पर इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो तुमने कहा हेड कॉमा टेल। सर ये आपने बता दिया हमें पहले, हेड कॉमा टेल बनेगा। तो एक हेड है और एक टेल है, और टोटल आउटकम 2 हैं हमारे पास, राइट है भाई। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा टोटल आउटकम कितने हैं बताओ, तो तुमने कहा टोटल आउटकम्स हैं 2। मैंने कहा तो यार फिर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ये भी बता दो थोड़ा सा मुझे। अब फेवरेबल आउटकम्स तो हमारे इवेंट के हिसाब से डिफाइन होंगे, तो हम ना एक काम करते हैं, हम पहले इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि लेट ई है हमारा, मान लेते हैं हेड, गेटिंग अ हेड। हमने इवेंट ई डिफाइन कर लिया, गेटिंग अ हेड स्टेटमेंट से करते हैं अपन। लेट ई इवेंट हो गया गेटिंग अ हेड, और एफ इवेंट में मान लेता हूँ गेटिंग अ टेल, क्योंकि मुझे दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हमने गेटिंग अ टेल मान लिया यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, तो आपको पता है थ्योरेटिकल वाले में हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टीओ टोटल आउटकम्स। तो यार बताओ टोटल आउटकम कितने हैं इसमें, 2, लेकिन
मुझे चाहिए हेड। अब रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ करते हैं, पहला वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हेड की प्रॉपर्टी बतानी है, P गेटिंग अ हेड, या PE लिख दूँ क्योंकि इवेंट तो हमने E से ही डिफाइन कर रखा है, तो PE, तो PE इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखो टोटल आउटकम हो गए 2 और हेड कितने हैं 1, फेवरेबल 1 आउटकम, टोटल 2 आउटकम, तो आंसर हो गया 1/2 यानी 0.5। आप 1/2 छोड़िए, आपका आंसर एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, सेम तरीके से फिर तो आप समझ गए होंगे कि यार एफ इवेंट होने यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालूंगा तो टेल भी 1 है मेरे पास और टोटल आउटकम 2 है मेरे पास, तो इसका आंसर भी 1/2 हो जाएगा, इसका आंसर भी 1/2 हो जाएगा। राइट है भाई। आगे बढ़ूं, इतना ही करना है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। ए बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। ठीक है भाई, एक बैग है जिसके अंदर एक रेड बॉल है। मैं यहाँ पे डाटा लिख लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। ठीक है भाई, देखो क्या क्या है, हमारे पास एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए ये बताओ। टोटल बॉल्स हो गए मेरे पास 3। कैसे कैसे हो गए ये 3, एक रेड है, एक ब्लू है और एक हमारे पास येलो है, 1 येलो। ठीक है मेरी जान, हमारे पास में 3 टोटल बॉल्स हो गए। अब इसने कहा हमसे कि कृतिका नाम की लड़की है जो बैग में से बिना देखे एक बॉल निकालती है, एक बॉल उठाती है, बैग में डाल दी हमने ये तीनों बॉल। अब ऐसे हाथ डाला हमने बिना देखे और एक बॉल निकाल ली और तीनों बॉल एग्जैक्टली सेम है, बस उनका कलर डिफरेंट है। यानी आप समझ रहे हो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि बंदा देख भी नहीं रहा और बंदा पहचान भी नहीं कर सकता। मान लो अगर छोटी बड़ी बॉल हो, रेड वाली छोटी है, ब्लू वाली बड़ी है, तो आदमी डिफरेंस कर लेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर सकता। और डिफरेंस इसलिए नहीं कर सकता है मैम क्योंकि डिफरेंस करने की कोई कसर ही नहीं छूट रही यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज की बॉल्स हैं, बस कलर डिफरेंट है और देख रहा है नहीं बंदा। कलर को तो देख के पता कर सकते हैं, ऐसे टच करके कलर कौन बता सकता है बताओ। अगर मैं ये कहूँ कि आप टच करो कलर बता दो किसी चीज़ का, नॉट पॉसिबल। अगर दो साइज अगर सेम है तो आप सिर्फ कलर बिना देखे कैसे बता सकते हो ये बताओ, नॉट पॉसिबल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर भाई रेड ब्लू येलो तीनों एग्जैक्टली सेम बॉल्स हैं, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट द येलो बॉल। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहला पार्ट को ऐसे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। ठीक है भाई, तो बताओ येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो एक फेवरेबल है ना हमारे, हमें येलो चाहिए और येलो केवल एक बॉल है हमारे पास और टोटल कितनी है 3, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। सेम तरीके से सेकंड वाले पार्ट में रेड की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा, देखो 1/3 हो जाएगा ये भी, क्योंकि वो भी एक ही बॉल है। फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो ये भी हमारी 1/3 आ जाएगी। यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको याद है एलिमेंट्री इवेंट्स मैंने बताए थे आपको, एलिमेंट्री इवेंट्स। तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते थे, कहानी याद करो, थोड़ा सा बैक में जाओ, अपना दिमाग चलाओ और याद करो कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हुआ करते थे। एलिमेंट्री इवेंट्स वो हुआ करते थे जिनका फेवरेबल आउटकम एक हुआ करता था, केवल एक से ज़्यादा फेवरेबल नहीं हुए थे आउटकम जिसमें। तो इनमें सारे में आप देख रहे हो ना फेवरेबल आउटकम एक ही तो है। तो ये तीनों ही एलिमेंट्री इवेंट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट में। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? एलिमेंट्री इवेंट वो होते थे जिनमें आउटकम सिर्फ एक होता था और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है। देखो ऊपर वाला फेवरेबल आउटकम एक है सबका, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्री इवेंट हैं। और इसमें 3 तरह के बॉल थे तो तीनों के लिए सबके लिए अलग अलग एलिमेंट्री इवेंट हो गया। तो हमने ये कहा था कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं उन सबकी अगर प्रोबेबिलिटी को आप जोड़ोगे अलग अलग, याद करो भाई हमारी बात,
अगर आप इन सब की प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे तो आंसर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो ये तीनों एलिमेंट्री इवेंट है, इनकी प्रोबेबिलिटी को आप जोड़ोगे ना 1/3 + 1/3 + 1/3, तो आपको सम कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो एलिमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में थोड़ा सा मैंने डाल दिया यहाँ पे कि वो ऐसी ऐसी कहानी थी उसकी। ठीक है भाई, एक बार फिर से रिवीजन में आ गया ये चीज़। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। तो ये एलिमेंट्री इवेंट होते हैं जिनमें केवल एक आउटकम होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलें, चलो आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ भैया। बिल्कुल टेंशन नहीं कर रही हैं, सारा कुछ हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा, मज़े काटो तुम तो बस कॉपी पेन लेके बैठे रहो और करते चलो। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। भाई हमने एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे हमारा, बताओ। एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस, और वो भी कितनी बार? वंस। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 5 6, यही तो सैंपल स्पेस होता है। एक बार डाइस फेंकने का यही सैंपल स्पेस होता है। 6 आउटकम होते हैं हमारे पास, 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद इसने हमसे कहा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर हियर नंबर्स ग्रेटर देन 4 कितने हैं, ये बताओ मुझे। ग्रेटर देन 4 फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ग्रेटर देन 4 कितने नंबर हैं इस लिस्ट में? देखो इस लिस्ट में देखो कितने नंबर है ग्रेटर देन 4। तो मैं कह रहा हूँ इसमें भैया जो नंबर ग्रेटर देन 4 हैं वो है 1 2, ग्रेटर देन 4 की बात चल रही है, 1 2 2 नंबर है, 5 और 6, तो ऐसे 2 हैं हमारे पास। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फेवरेबल आउटकम्स की जो वैल्यू हो गई, फेवरेबल आउटकम्स की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई हमारे लिए, जबकि टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 क्या हो जाना चाहिए? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या ये 1/3 नहीं हो जाना चाहिए? ये इसका आंसर हो गया, राइट है भाई। चलो आ जाओ। उसके बाद में इसने सेकंड पार्ट में हमसे बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है भाई। तो आप बताओ मुझे नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 4 कितने हैं यहाँ पे, बताओ। लेस देन और इक्वल टू 4 कितने नंबर हैं बताओ जल्दी से। ये हमारे फेवरेबल आउटकम में आएंगे भाई साहब। तो आपने कहा सर ये कह रहा है लेस देन और इक्वल टू, यानी 4 भी शामिल होगा। तो देखो इक्वल टू मतलब 4 शामिल होगा, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर है मेरे पास, 4। ठीक है भाई, 4 हो गए। अच्छा, तो मैंने कहा टोटल आउटकम कितने हैं? वही 6 हैं हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, गेटिंग अ नंबर मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा 4/6, यानी 2/3। ठीक है भाई, क्लियर है ये वाली बात? बताओ 2/3 हो जाएगा। ठीक है भाई। ओके सर, ओके। आगे आते हैं यार। आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। आप कहाँ आ जाओ भाई? एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ। अब आगे मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक की तो बातें आपको सब समझ में आ गई होंगी, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो एग्जाम्पल नंबर आ जाओ यार आप 4 पे। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल सफल्ड, यहाँ पे देखो वर्ड यूज हो रहा है, वेल सफल्ड डेक। डेक का मतलब होता है गड्डी। गड्डी समझ रहे हो?
अरे 52 पत्तों की गड्डी कलेक्शन, 52 कार्ड्स का कलेक्शन गड्डी, उसको डेक कहते हैं। और वेल सफल्ड का मतलब है अच्छे से पीसा हुआ। पीसा मतलब ऐसे करके, पीसा मतलब चटनी बनाना वाला पीसा नहीं है रे, ठीक है भाई। पीसा मतलब चटनी वाला पीसा नहीं, पीसा मतलब ऐसे ऐसे करके करते ना ताश में, ऐसे करके वो वाला। अच्छा, वेल सफल्ड करने से हो क्या जाएगा? देखो, अगर मैंने ताश की गड्डी को अच्छे से पीस लिया है तो इससे मेरे को एक फ़ायदा हो गया क्या? अब मेरे को नहीं पता कौन सा कार्ड कहाँ है। हो सकता है किसी ने बड़ी चतुराई से एक ही जगह पर एक तरह के कार्ड्स लगा के रख दिए हो गेम से पहले, मेरी बात समझ रहे हो? तो वो वेल सफल्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छे से पीस दिया, वैसे सारे कार्ड ऊपर नीचे कर दिए, तो अब गारंटी हो गई कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब मैं जो भी कार्ड उसमें से निकालूंगा या उठाऊंगा वो रैंडम ही होगा, वो फिक्स नहीं है। अब इतना तो डन हो गया ना, ये गारंटी हो जाती है वेल सफल्ड करने से। तो वेल सफल्ड का मतलब होता है अच्छे से पीसा हुआ, अच्छे से पीसा हुआ। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट अब रैंडम हो गया, रैंडम हो गया, प्रेडिक्टेड नहीं है। पहले से हम इसमें प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, अब तो रैंडम हो गया। ठीक है भाई, तो उसने कहा कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपने एक कार्ड इसमें से 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड खींचा है हमने और वो इक्का होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप मुझे बताओ टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 52। तो ये तो टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ एसेस कितना है बताओ भाई, मुझे तो एस आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारी गड्डी में होते कितने हैं एस, ये बताओ। तो तुमने कहा ये सर फेवरेबल आउटकम की संख्या हम निकाल लें और ये होते हैं 4। तो फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगी बताओ? फेवरेबल आउटकम बट्टे टोटल आउटकम, इसको काटेंगे तो 1/13। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई। क्यों मैडम, क्लियर है मैम? क्यों मैम, क्लियर है? चलो दूसरा पार्ट देखो भाई, ये तो पहला हो गया। दूसरा कह रहा है नॉट एन एस, नॉट एन एस, नॉट एन एस। ठीक है भाई, एस नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यहां पर नंबर ऑफ कार्ड्स रिमूविंग एसेस, एसेस को छोड़ करके, एस नहीं होना चाहिए ना, तो एस को छोड़ करके कितने कार्ड होंगे वो हमारे फेवरेबल में आ गए। यानी 52 में से 4 हटा दो, 52 में से 4 माइनस कर दो, यानी 48 आ गए हमारे फेवरेबल आउटकम। जबकि टोटल आउटकम तो वही रहेंगे 52 कार्ड्स हमारे, राइट है भाई। मुझे एस नहीं चाहिए, एस के अलावा कोई भी कार्ड आ जाए चलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड, तो नॉन एस का जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो हो गया फेवरेबल आउटकम, यानी 48/52। मैंने इसको काटा, कितना कितना कटेगा देखो, कितना कटेगा? ये 4 से कटेगा क्या? नीचे वाला 4 से कट जाएगा, ऊपर वाला भी कटेगा, ये आएगा 12/13। 12/13 इसका आंसर हो गया। अब तुम एक बात गौर करो, ये दोनों जो इवेंट हैं, इक्का आना, एस आना और एस नहीं आना, क्या पूरे पैकेट में यही 2 बातें नहीं होंगी? आप एक गौर करो, ये 2 इवेंट पूरे 52 कार्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं। भाई एक कार्ड मैंने लिया कोई भी, या तो वो एस होगा या वो एस नहीं होगा, 2 ही कंडीशन होंगी, 2 से तीसरा तो कुछ होगा नहीं। या तो वो एस होगा या वो एस नहीं होगा, 2 ही बातें होंगी, 2 से कोई तीसरी बात तो होगी नहीं। तो 2 ही इवेंट है मेरे पास, एक ये और एक ये, और पूरे कार्ड का कलेक्शन डिफाइन हो गया। इससे ब्रेक हो गया ना 2 पार्ट में, एस होगा या एस नहीं होगा, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं है। और ऐसे जो आपके इवेंट होते हैं, जो 2 ही इवेंट हैं और 2 मिलकर के पूरा सेट डिफाइन कर रहे हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि भाई इनको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। यानी एस आना और एस नहीं आना, नॉट एस, ये दोनों इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मैं इसको पी ई दिखा रहा हूँ,
तो आप समझ गए होंगे, इसको मैं पी नॉट ई बोल सकता हूँ, मैंने बताया था आपको, यानी पी ई बार, नॉट ई को बार से दिखाते हैं। और मैंने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है वो 1 होता है। इसका मतलब पी ई नॉट क्या होगा, 1 माइनस पी ई होगा। ये बात हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको कि इन दोनों का सम 1 होगा, इस वजह से पी ई नॉट जो होगा वो 1 माइनस पी होगा। और उल्टा भी है भाई, पी ई निकालना है तो पी ये घट जाएगा उधर, और अगर ये निकालना है तो ये वाला माइनस हो जाएगा 1 में से। तो यहाँ पे आप देखो कंडीशन, इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता था नॉन एस को, कि जब एस की प्रोबेबिलिटी 1/13 आ गई, यानी मैं कह रहा हूँ पी ई की वैल्यू 1/13 आ गई, तो पी नॉट ई निकालना था मुझे, तो ये 1 माइनस 1/13 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 12/13 होगी। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा मान लूँ कि आपको समझ में आ गया। ये 2 कंडीशन मिलकर के पूरे कार्ड्स के सेट को डिफाइन कर रही हैं, और इस वजह से या तो कार्ड एसी होगा या नॉन एस होगा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम 1 होता है, तो मैं अगर मेरे को एक का प्रोबेबिलिटी पता है किसी का, तो मैं दूसरे वाले का 1 में से माइनस करके निकाल सकता हूँ। लेकिन ऐसा हम तभी करेंगे जब हम ये कन्फर्म है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। अगर कन्फर्म नहीं है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं, तो हम ये चीज़ ना करें, बेटर है कि हम ये चीज़ ना करें। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको समझ में आ गया अच्छे से, मैं ऐसा मान लेती हूँ मैं ऐसा, का है बाबा। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 इसी चीज़ पे लगा हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं अब। ठीक है भाई, पसीना हो रहे हैं यार, क्या करें, कितना ही पसीना हो लें भाई, लेकिन वादा करा है निभाना पड़ेगा, वादा किया जो निभाना पड़ेगा, हमें फिर से वापस आना पड़ेगा। चलिए आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ मेरे दोस्तों, मेरे दुश्मनों, मेरी जान के चहेतों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे, ठीक है भाई। 2 प्लेयर हैं संगीता और रेशमा। ठीक है भाई, 2 प्लेयर्स हैं हमारे पास, संगीता और रेशमा। प्ले ए टेनिस मैच, वो एक टेनिस मैच खेलते हैं। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज़ 0.62। पहले से हमें पता है कि संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा मैं और तुम हो, दोनों ऐसे भिड़ गए, ठीक, मैं और तुम हैं, दोनों ऐसे भिड़ गए, तो मैं और तुम में अगर तुम्हारे जीतने के चांसेस 0.62 हैं, सीधी सी बात है, तुम्हें ही जीतना है, इसलिए तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की। मान लो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 0.62 है जीतने की, मुझसे पूछ रहा है मेरी जीतने की कितनी है। अब यार एक बात बताओ, मैं तो तब जीतूंगा ना जब ये हारेगी, और ये हारेगी नहीं। ये क्या हारती हैं भाई कभी? चलो मैं बताता हूँ, ये हारे होंगे तभी इनका परसेंटेज 0.62 है, कभी तो कभी हारे होंगे ना, इसलिए तो प्रोबेबिलिटी 0.62 है। तो मैंने कहा इनके जीतने का अगर 0.62 है, समझना दोस्तों, अगर इनके जीतने का, रेशमा क्या नाम है, संगीता के जीतने का अगर 0.62 है, तो रेशमा के जीतने का तो तब बनेगा ना जब संगीता हारेगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ विनिंग ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, रेशमा विंस द मैच, ऐसे लिख दूँ क्या? मेरी अंग्रेजी थोड़ी कच्ची है यार, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी है जितनी आपकी चाइनीज़। रेशमा विंस द मैच, रेशमा जीते, इस बात की प्रोबेबिलिटी का क्या ये मतलब नहीं है कि संगीता हारे? बताना भाई साहब, क्या इस बात का यही मतलब नहीं है कि संगीता मैच हारे? बताओ, रेशमा मैच जीते, इस बात का यही तो मतलब है कि संगीता मैच हारे। इसका मतलब संगीता का मैच जीतना
और संगीता का मैच हारना, दो ही तो बातें होंगी पूरे मैच के अंदर, या तो संगीता जीतेगी या संगीता हारेगी, तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं हो गए। यानी संगीता का जीतना और रेशमा का जीतना दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए। इसका मतलब अगर मेरे को पता है गिवन, अगर मेरे को ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विंस द मैच, संगीता विंस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0.62 है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विंस द मैच 1 माइनस 0.62 नहीं हो जाएगी। और अगर ये 1 माइनस 0.62 हो जाएगी भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो ये कितना आएगा घटा के बताना जरा, घटाना आता है। 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 6 गए तो 3, 0.38। मेरे को लगता है आपको बात समझ में आई, नहीं आई क्या? ठीक है भाई, मैंने कहा दोबारा से सुनो, संगीता और रेशमा दो ही लोग हैं, या तो संगीता जीतेगी या रेशमा जीतेगी, और रेशमा के जीतने का मतलब है संगीता हारेगी, और दो ही बातें होंगी मैच के अंदर, या तो संगीता जीतेगी या हारेगी। तो हमसे तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी पूछी उसने इनडायरेक्टली, भाई रेशमा के जीतने का मतलब संगीता का हारना, तो संगीता के जीतने का इतना है तो हारने का 0.38 हो जाएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएंगे, पूरे मैच में दो ही बातें होंगी। आसान था ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब जी एग्जाम्पल नंबर 8 पे ज़रा फोकस कर लें सारे लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 ये कह रहा है कि एक डब्बा है, ठीक है सर, एक डब्बा है, एक बॉक्स है, इसके अंदर 3 ब्लू कलर की बॉल्स हैं, 3 ब्लू हैं, ठीक है जी, 2 वाइट हैं, ठीक है जी, और 4 रेड हैं जी, 4 रेड कलर की बॉल्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ टोटल बॉल्स कितने हो गए बताओ, टोटल कितने हो गए? आपने कहा टोटल हो गए जी 3 + 2 + 4 यानी 9 बॉल्स हो गए जी टोटल, राइट है भाई। चलिए आगे देखिए, फिर ये कह रहा है कि एक रैंडम हमने इसमें से निकाला, रैंडम का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ निकालना, यानी हमें पहले से प्रेडिक्शन नहीं है उसका। तो हमने एक रैंडम इनमें से ऐसे हाथ डाला और एक बॉल निकाला, ये सारे एक जैसे बॉल हैं, ठीक है भाई। तो आपको बताना है कि गेंद वाइट होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम कह रहे हैं कि भाई P वाइट होगी, वाइट बॉल ही है ना, ये क्या है, कुछ और है क्या? मार्बल्स हैं यार, कंचे हैं, कंचे हैं, कंचे, मार्बल्स का मतलब होता है भाई कंचे, माय फेवरेट, मेरा फेवरेट गेम कंचे ही है दोस्तों, ठीक है भाई। तो वाइट मार्बल के लिए बताओ यार फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, तुम ये बताओ। वाइट मार्बल चाहिए मेरे को, तो वाइट 2 हैं मेरे पास, तो फेवरेबल तो हो जाएंगे 2 और टोटल हो जाएंगे हमारे पास 9, तो आंसर आ गया 2/9। फिर हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे जल्दी बोलना, कल पनवेल निकलना है मेरे को, ब्लू मार्बल्स। तो भाई मैंने कहा ब्लू मार्बल्स का हो जाएगा, ब्लू है हमारे पास 3, टोटल है 9, तो 1/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमसे तीसरे में पूछा है क्या, रेड का, रेड मार्बल का पूछा है रे, बताओ भाई रेड कितनी है? 4, टोटल कितनी है? 9, आंसर हुआ 4/9। इतना आसान अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे होगा बताओ? इतना आसान अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसन चलेगा रे बाबा, ठीक है भाई। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चे कहाँ हो यार तुम, साथ के सी तो हो। एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर चलो रे, चलो रे, चलो रे। हाँ भाई देखो, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, और इसने बेवकूफ़ बनाने के लिए एक मायाजाल रचा, बच्चा कंफ्यूज हो। और इसने क्या बोला आगे, इसने बोला मान लो एक 1 रुपये का सिक्का है, एक 2 रुपये का सिक्का है, और 2 सिक्के उसने उछाले हैं हरप्रीत ने। बेवकूफ़ बनाने के लिए एक लिख दिया 1 रुपये का सिक्का, एक 2 रुपये का सिक्का। भाई ये बताओ, चाहे सिक्का 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 10 का हो, हेड और टेल तो सेम ही बात होती है ना हमेशा, हेड और टेल दो ही तो बातें होती हैं हमेशा।
तो इसका मतलब समझ रहे हो, 1 और 2 आपको घुमाने के लिए बोला गया है। बेसिकली यूँ कह रहा है कि हमने 2 सिक्के उछाले। सीधी बात क्या है, पकड़ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? 1 और 2 के सिक्के नहीं, ये हमसे सीधे सीधे ये कह रहा है कि हमने 2 सिक्के उछाले, यानी टॉसिंग 2 कॉइन वाला केस हो गया। तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया भाई? एक्सपेरिमेंट हो गया टॉसिंग 2 कॉइन्स, हैं जी। 1 के 2 के 10 के, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ बात घुमाने के लिए बोला है मेरे को, पागल बना रहा है साला। तो टॉसिंग 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बताना है क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा, याद है ना आपको? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, 4 आउटकम होंगे टोटल। तो यहाँ से मेरे को पता चला टोटल आउटकम्स कितने होंगे भाई? 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड। ओके, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई इसको एट लीस्ट 1 हेड मिला, कम से कम 1 हेड। तुम देखो भाई, कम से कम 1 हेड का मतलब क्या है, तुम ये बताओ मुझे। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है? चलो बताओ। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कम से कम 1 हेड तो हो, कम से कम 1 होना चाहिए हेड। 1 से ज़्यादा हेड हो वो भी चलेगा, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। देखो इसमें 1 भी हेड नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, 1 भी हेड नहीं है। कम से कम 1 हेड होना चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब इक्वल और लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन 1। एटलीस्ट 1 मतलब इक्वल और ग्रेटर देन 1। 1 2 3 फेवरेबल आउटकम हो गए मेरे। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बताओ? फेवरेबल आउटकम बट्टे टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हो गए 3 और टोटल कितने थे? 4। ये हो गया इसका मतलब। अच्छा, इसी क्वेश्चन के साथ ना हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ और वर्ड्स के बारे में भी, क्योंकि इसको अलग अलग क्या घुमाएंगे यार, यही डिस्कस कर लेते हैं। वो आपको कई बार बोलेगा एट लीस्ट, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। कभी कभी वो आपको बोलेगा एट मोस्ट, अधिक से अधिक, तो इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। भाई बात समझ लेना बहुत अच्छे से। एट लीस्ट का मतलब 1 तो होना ही चाहिए, 1 से ज़्यादा वाले सब चलेंगे। एट मोस्ट का मतलब इतना हो सकता है, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, इसका मतलब होता है कम से कम, कम से कम। और एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। और गलती से कभी अगर एग्जैक्टली लगा दे वर्ड एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली का मतलब होता है इक्वल। जैसे कल को ये बोलते एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स तो बस इसमें हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स, अधिक से अधिक 2 होने चाहिए, तो ये सारे आ जाएंगे फिर उसमें। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक 2, उससे कम बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना एट मोस्ट का मतलब होता है इक्वल और लेस देन, यानी 2 हो या 2 से कम, 2 से कम में 1 भी ना हो वो भी चलेगा, फिर ये चारों आ जाते हैं उसमें। आप इन वर्ड्स के मतलब समझ रहे हैं? एट लीस्ट का मतलब कम से कम, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलेंगे, एट मोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू बोलेंगे, और एग्जैक्टली का मतलब इक्वल बोलेंगे। इस क्वेश्चन से मैंने आपको ये वाली चीज़ थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी है। आगे इसने हमसे बोला है, कुछ भी नहीं बोला, एट लीस्ट 1 हेड का पूछा था, 3/4 प्रोबेबिलिटी हो गया, और ख़त्म करो इसको। ठीक है भाई, चलो भाई, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए बस। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 13 देखो। अब भाई एग्जाम्पल नंबर 13 ये कह रहा है कि 2 डाइस ब्लू एंड ग्रे। भाई फिर से पागल बना रहा है। जैसे अभी सिक्के में बोल रहा था 1 का सिक्का 2 का सिक्का, भाई सिक्का सिक्का है, उसमें हेड और टेल ही बनेंगे यार। ऐसे डाइस में बोल रहा है 1 ब्लू कलर की डाइस है, 1 ग्रे कलर की डाइस है, मतलब ये 2 डाइस कहना चाह रहा है। बेसिकली कलर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कहना चाह रहा है हमारे पास 2 डाइस हैं और 2 डाइस को हमने एक साथ उछाला। ठीक है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे सारे वो बता दो। हमने कही ठीक है भाई। एक्सपेरिमेंट हो गया throwing 2 dice, throwing 2 dice once,
एक बार हमने 2 डाइस को छला, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो आपको पता ही है, आपको वो चार्ट लिख देना है इसमें 1,1, 2,2, 1,6 वाला, ऐसे वाला ये जो चार्ट है ना भाई, ये यहाँ पे आपको बनाना है। 3,1 से लेके ऐसे चलेगा, फिर ये 4,1 से लेके चलेगा ऐसे 4,6 तक, फिर ये आपका 5,1 से लेके चलता है 5,6 तक। मैंने बनवा दिया था पहले ही, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको नया कुछ करना। तो ये तो आपके टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसमें? टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताओ? 36। टोटल आउटकम्स कितने होंगे सर इसमें? 36 होंगे, राइट है भाई। अच्छा, इसने हमसे पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? ऐसे डाइस आई, मान लो ये पहली डाइस है, डाइस 1, और ऐसे ही आ गई हमारी डाइस नंबर 2। तो ऊपर जो नंबर आ रहे हैं, मान लो इसका N1 आया, इस पे N2 आया, वो कह रहा है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डाइस के ऊपर नंबर आएंगे उनका सम 8 होना चाहिए। ठीक है भाई, 8 होना चाहिए भाई। तो बताओ 8 कहाँ कहाँ बनेगा? हम तो फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। बताओ यार, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे उनको बताओ मेरे को। देखो, मेरे को लग रहा है फेवरेबल आउटकम में 1 के साथ तो 8 कभी बनेगा नहीं। 1 वाली लाइन में कभी 8 नहीं आ सकता। मैक्सिमम 1 और 6 7 आ सकता है, 8 नहीं आ सकता। तो 1 के साथ कुछ नहीं बनेगा, लेकिन 2 के साथ तो 6 बनेगा, और इसका उल्टा 6 के साथ 2 बनेगा। 2 आउटकम मिल गए। अच्छा, 3 के साथ भी 8 बन जाएगा, 5, और 5 के साथ 3, ये भी 2 आउटकम मिल गए मेरे को। अच्छा, फिर तो सर 4 के साथ 4 भी बनेगा। हाँ भाई, ठीक है। तो कितने बन गए टोटल? 1 2 3 4 5, इनके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। तो ये 5 फेवरेबल आउटकम हो गए, और टोटल आउटकम हो गए 36। इनकी संख्या कितनी हो गई बताओ? ये आ गया हमारे पास 5, और ये आ गया हमारे पास 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 कितना हो जाएगा? 5/36। मैं समझता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ओके सर, क्लियर है भाई बच्चों? आ जाओ। 5/36 इसका ये 5 है भाई, 5/36। ठीक है भाई, पहला पार्ट डन हो गया। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, पहले पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, दूसरे में इसने हमसे क्या बोला हुआ है? दूसरे में देखो, दूसरे में इसने बंधु हमें बोला है कि आपका सम जो है वो 13 होना चाहिए, 13। आप एक बात बताओ यार, इन पूरे के पूरे 36 में से सिर्फ एक ये 6 वाला ही तो सबसे बड़ा है नंबर, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं पेयर। 6 मिला के 12 होते हैं, जबकि ये बदतमीज़ कह रहा है कि 13 होना चाहिए सम। अब यार तुम मुझे ये बताओ, जब मैक्सिमम 12 हो सकता है तो 13 तो कभी हो ही नहीं सकता, और 13 क्योंकि हो नहीं सकता तो फेवरेबल आउटकम तो कुछ होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। और फेवरेबल आउटकम 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यानी दूसरे वाले केस में मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 13 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम, फेवरेबल 0 टोटल 36, तो आंसर आ गया 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट है भाई, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, 13 आ ही नहीं सकता कभी। अच्छा, फिर इसने तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या बोला? नोट करने की बात क्या है यहाँ पे? ये इम्पॉसिबल इवेंट है। मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद रहे। तीसरे वाले केस में बाबूजी इसने बोला कि लेस देन और इक्वल टू 12, सम 12 हो या 12 से कम हो। तो यार 12 हो या 12 से कम हो, तो ऐसे तो सारे ही हैं भाई, मैक्सिमम 12 ही तो है, बाकी सब 12 से कम है, लेस देन वाले। तो ये सारे के सारे आउटकम फेवरेबल हो गए, बात समझ रहे हो? तो मैं यह कहूँगा प्रोबेबिलिटी सम इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, फेवरेबल टोटल हो जाएंगे 36, टोटल आउटकम भी 36, तो ये आ गया 1। यानी ये श्योर इवेंट है। रिमार्क करके यहाँ लिखें भाई, सम 12 हो या 12 से कम हो तो इन्हीं में से कोई ना कोई आ ही जाएगा नंबर, तो ये श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट है ये। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी ये तो होना ही होना है, होना ही होना है। आई थिंक कि आपका 13 भी आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
चलो वो अगली क्लास में करते हैं, अभी ये काफ़ी लंबा हो गया फिर लेक्चर। तो बाकी का जो इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी बनेंगे इसमें कि गेटिंग सम इतना, गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग कंपोजिट नंबर, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम बुद्धि लगाएंगे चलाएंगे। और अभी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हमने एग्जाम्पल्स बहुत सारे निपटा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल नंबर 6, ये बर्थडे प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल है जिसको एग्जाम्पल मैं बता दूं, एग्जाम्पल नंबर, एक और एग्जाम्पल है ऐसा ही, एग्जाम्पल नंबर है आपका वो 12, एग्जाम्पल नंबर 12 भी है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपको कराऊंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो स्पेशली एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर अभी जो मैंने बताया एग्जाम्पल नंबर 6, ये डिफेक्टिव पीस का प्रॉब्लम और एक बर्थडे प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इनको गलत करके आते हैं। ठीक है, बच्चे मतलब हम जैसे तुम जैसे लोग तो गलत करके आते हैं, लेकिन इसको भी ठीक करेंगे और अगली क्लास में इन सब की चर्चा करेंगे। आपकी क्लास कैसी रही, अच्छी रही कि नहीं रही, आपको कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा? हमने एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को करा, अच्छे से सिखाने की कोशिश करी, कार्ड्स को अच्छे से सिखाने की कोशिश करी। तो कैसा रहा आज का लेक्चर, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।